आप सभी का स्वागत है हमारी आज की ये 7वीं क्लास। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपसे कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन किया था और ये 2 दिनों तक बेशक हम लोग मिले नहीं, पर दिमाग में कई बातें चलती रही और मुझे लगा कि ये एंटी हीरो का जो कॉन्सेप्ट है कैरेक्टर के अंदर, इस पर थोड़ी इंसाइट डाली जाए। और जो लास्ट एंटी हीरो एक्टर हुए हैं शाहरुख खान, तो उनकी फिल्म्स के ऊपर कुछ ध्यान दिया जाए और उससे कुछ सीखा जाए। तो आज की जो हमारी क्लास है, मैंने इसको एक टॉपिक को नाम भी दिया है, जर्नी ऑफ एन एंटी हीरो, जर्नी ऑफ शाहरुख खान फ्रॉम बाजीगर टू डीडीएलजे। तो शाहरुख खान की लाइफ और उनके फिल्म्स के ग्राफ पर और उनके कैरेक्टर पर हम सीखेंगे, उसके थ्रू हम सीखेंगे कि एक एंटी हीरो कितना इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन शाहरुख खान के कैरेक्टर्स पर जाने से पहले हम पास्ट में जाते हैं और उनसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन से एक्टर्स थे जिन्होंने एंटी हीरो की तरह अपने करियर की शुरुआत करी और वो एंटी हीरो रोल्स में काफ़ी चले। लेकिन जब वही हीरो एंटी हीरो ना हो के गुड हीरो हुए तो उनका करियर इतना अच्छा नहीं रहा। तो शाहरुख खान से अगर हम पहले जाते हैं तो राज बब्बर एक ऐसे एक्टर हुए जो कि एंटी हीरो उन्होंने करियर शुरू किया और एंटी हीरो के साथ विलेनस रोल भी रहे उनके और काफ़ी चले। लेकिन एक प्रो हीरो के अंदर तो उनका कुछ ऐसा काम खास चला नहीं। राज बब्बर से पहले हम देखते हैं शत्रुघ्न सिन्हा। अगर शत्रुघ्न सिन्हा का हम फिल्म्स देखें तो शुरुआत मेरे अपने से आई थिंक उनकी हुई थी, जिसके अंदर एक विलेनस रोल था और उसके बाद कई फिल्म्स उनकी ऐसी रही जिसमें वो विलेनस रहे। और इनफैक्ट जब वो हीरो प्रो हीरो आए तो उनकी बहुत कम फिल्में चली, लेकिन वो एंटी हीरो या थोड़ा विलेनस या थोड़ा, मैं उसे एंटी हीरो मानूंगा क्योंकि प्रॉपर विलेनस तो वो नहीं थे। एक विलेन का एक पूरी तरह से नेगेटिवनेस उनके अंदर कभी थी नहीं। तो वो एक एंटी हीरो कैरेक्टर है और अपनी एंटी हीरो कैरेक्टर्स की वजह से उनका करियर भी बहुत अच्छे पहले चला। उनसे पहले मुझे नहीं लगता कि बिफोर शत्रुघ्न सिन्हा अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा हीरो आता है, देवानंद को अगर हम लेते हैं तो देवानंद की कुछ फिल्में अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर काला बाजार, जाली नोट, ये सब फिल्मों के अंदर थोड़ा सा वो पॉजिटिव नहीं होते और आवारा टाइप इस तरह से होते हैं। और ये फिल्में भी काफ़ी वर्क करी थी। तो कहीं ना कहीं एंटी हीरो काम करता है। अगर आप मदर इंडिया देखें तो मदर इंडिया में जो सुनील दत्त का कैरेक्टर है वो एंटी हीरो है। वो किडनैप भी कर लेता है और बगावत करता है और वो जो कैरेक्टर था वो बाकी कैरेक्टर से ज़्यादा लोगों को पसंद आया। तो इसीलिए मैंने सोचा, क्योंकि जब एज ए स्क्रिप्ट राइटर हम तो एक शोधकर्ता के रूप में काम करते हैं और हमारे पास एक इतिहास है, तो हम उस इतिहास से चीज़ों से सबक ले सकते हैं और सीख सकते हैं। अब आते हैं शाहरुख खान की फिल्मों पर। तो शाहरुख खान की फिल्म दिल आशना है, आप देखते हैं कुछ नहीं, ना फिल्म चली ना वो कैरेक्टर भी ऐसा ही था, कुछ ज़्यादा उसमें कुछ था नहीं, गुड कैरेक्टर था। उनकी दीवाना आई, राजू बन के जेंटलमैन आई जिसमें भी उनका पॉजिटिव कैरेक्टर था, वो फिल्म भी वर्क नहीं करी थी। म्यूज़िक उस समय बहुत अच्छा होता था क्योंकि म्यूज़िक लोग खरीदते थे और जब पेन ड्राइव आई तो उसके बाद म्यूज़िक ख़त्म हो गया क्योंकि म्यूज़िक लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, तो म्यूज़िक भी बेकार हो गया। एनीवे, तो म्यूज़िक की वजह से राजू बन के जेंटलमैन थी जो कि फेमस हुई, लेकिन कमर्शियली वो उतनी सक्सेसफुल फिल्म नहीं थी। चमत्कार में भी उनका पूरा पॉजिटिव रोल था, वो फिल्म सक्सेसफुल भी नहीं हुई, कुछ एक गाने हुए। किंग अंकल में उनका छोटा सा रोल था, उसी दौरान वो भी आई थी। किंग अंकल के अंदर भी उनका पॉजिटिव रोल था, सुपर पॉजिटिव था। उनके भाई जैकी श्रॉफ का थोड़ा सा एंटी हीरो टाइप था, पूरा नहीं था लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर था। एंटी हीरो की इमेज में नहीं जाएंगे, नेगेटिव कैरेक्टर, नेगेटिव कम पॉजिटिव था, पर वो भी नहीं चली।
लेकिन जब उनकी बाजीगर आई, दीवाना आई, दीवाना के अंदर उस समय वो, दीवाना के अंदर एक चीज जो एंटी हीरो वाला करेक्टर उनके अंदर उभर के आया और वो बाजीगर में चला, तो वो था उनका एक विडो से प्यार करना। हालांकि फिल्म के एंड में ऐसा नहीं होता है, सक्सेस नहीं होता, वो इंडियन वैल्यूज को देखते हुए, सोसाइटी को देखते हुए, तब तब की, आपकी नहीं, तब की सोसाइटी को देखते हुए वैसा फिल्म को बनाया गया। लेकिन अगर आपने दोबारा आप उसे देखे तो उसमें देखिए कि एक जिदपना एक विधवा औरत से शादी करने का, वो जिदपना एक उस समय के हिसाब से देखा जाए तो वो नायक की नहीं, एक एंटी हीरो की कैटेगरी में आएगा, और वो फिल्म भी वर्क करी। और उसके बाद जब बाजीगर आई तो बाजीगर का जो चरित्र था वो तो इतना ज़्यादा एंटी हीरो की श्रेणी में इतना खतरनाक चरित्र दिखाया कि वो तो अपनी लवर का ही मर्डर कर देता है। लेकिन उसका खुद भी लास्ट में मर्डर, मौत हो जाती है खुद भी, और उसके अंदर डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से जस्टिफिकेशन भी उसका दिखाया है। और वहाँ से शाहरुख खान पूरा एंटी हीरो, ना केवल एंटी हीरो अपनी इमेज में गए, बल्कि एंटी हीरो ही चलते रहे और वही उनकी सफलता का कारण बना। उसके बाद उनकी डर आई, डर में भी वो एंटी हीरो रहे, डर में भी वो मर जाते हैं, वो भी फिल्म सुपर हिट गई। अंजाम आई, अंजाम भी फिल्म हिट गई, सुपर हिट गई थी। ये तीनों फिल्मों में खास करके उनका एक एंटी हीरो चला। और जब इस बीच कई ऐसी फिल्में आई, अब ये बात समझने की है कि इस बीच कई ऐसी फिल्में आई जिसमें वो बहुत पॉजिटिव रोल थे। गुड्डू आई, पॉजिटिव, नहीं चले। ज़माना दीवाना आई, पॉजिटिव, नहीं चले। ओ डार्लिंग की है इंडिया आई, पॉजिटिव, नहीं चले। इतनी सारी उनकी फिल्म्स आई जिसमें पूरी तरह से डायरेक्टर्स, क्योंकि स्टार बन चुके थे, एक स्टार की इमेज थी, वो इमेज को तोड़ना भी नहीं चाहते थे, और उतना शायद एक्टर खुद भी नेगेटिव नहीं करना चाहता हो, तो वो भी अपनी इमेज को, क्योंकि रोमांटिक्स, एक एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये सबको समझनी होगी कि जब भी हम ये सोच लेते हैं कि ये बिकता है, ये चलता है, वो चलता है, नो डाउट चलता है, लेकिन पर फिर भी गैप्स बहुत सारे रह जाते हैं। तो उन गैप्स को हम लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो मोबाइल इंडस्ट्री हो। नोकिया फ़ोन था, सुपरहिट फ़ोन था, लेकिन कुछ गैप्स थे, रेंज हाई थी, लोअर तबके के लिए स्मार्टफोन नहीं दे पाए, लेकिन दूसरी कंपनीज आ गई तो चला गया। तो ऐसे हर उसके अंदर गैप्स होते हैं और उनको हम फिल करते हैं। तो ऐसे ही एक एंटी हीरो का जो गैप है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ही, छोटा गैप नहीं है, ये बहुत वेकेंट, क्योंकि अमिताभ बच्चन भी वो जो त्रिशूल में दीवार में करते हैं, वो मुकद्दर का सिकंदर में भी वो एक तरह से गलत काम ही करते हैं। तो वो उनकी लाइफ के जो कैरेक्टर्स थे फिल्मों के, उसमें अमिताभ बच्चन के भी कई रोल्स को हम, और जब वो पूरा पॉजिटिव हो गए तो वो पूरे पॉजिटिव जब फिल्में आने लगी तो वहाँ पर भी उनको भी करियर तो जो है वो इतना अच्छा लोगों को, क्योंकि हर इंसान के अंदर नेगेटिवनेस, या कहे कि एक पैशन, कुछ अलग से कर गुजरने का पैशन होता है, और वो पैशन कई बार उसको मजबूर कर देता है, या कई बार वो जानबूझकर ऐसे कदम उठाता है जिसकी वजह से हम उसको कह देते हैं कि ये समाज के हिसाब से नहीं है, लेकिन उसका जस्टिफिकेशन होता है। अभी अक्षय कुमार की जो एक फिल्म आई थी जिसके अंदर वो नेवी ऑफिसर है, वो फिल्म जिस कोर्ट केस पे बनी थी, नानावटी केस, उसके अंदर वो नेवी के ऑफिसर ने अपनी वाइफ के लवर का मर्डर कर देता है। लेकिन उस समय पब्लिक भी, जब कोर्ट में केस चल रहा था, पब्लिक भी डिवाइड हो गई थी। हालांकि वो एक अलग और कारण था कि वो केस बहुत बड़े लेवल पे और कम्युनिटीज़ की टक्कर के बीच में ऐसे बन गया था। लेकिन क्योंकि उस समय तक सोशल वैल्यूज़, या अभी भी सोशल वैल्यूज़ यही कहती है कि आप किसी की स्त्री के साथ गलत काम मत करो, इसलिए हस्बैंड ने जब मर्डर कर दिया
उसके लवर का, तो वो जस्टिफाई उसको ठहराया गया और राष्ट्रपति तक ने उसको माफ कर दिया। तो अब है तो वो काम एंटी सोशल, एंटी हीरो है, लेकिन लोगों की एक्सेप्टेंस उसके अंदर हो जाती है, लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर हम गॉडफादर के अंदर अल पचिनो का, आई थिंक अल पचिनो ने जो रोल किया है, अगर उसको हम देखते हैं तो वो भी एक आर्मी ऑफिसर से अंडरवर्ल्ड में चले जाते हैं, उसको भी लोगों ने एक्सेप्ट किया। मनोज बाजपेयी सत्या फिल्म में, उसको भी लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो लोगों की एक्सेप्टेंस बहुत हाई है और लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इस बात को अब देखिए, जब इसके अंदर उनका जो कैरेक्टर है अंजाम, और एक उनकी फिल्म आई थी राम जाने, राम जाने में वो नेगेटिव नेगेटिव लग रहा था कि वो एंटी हीरो कैरेक्टर है, और उसके अपोजिट में विवेक मुशरान, आई थिंक विवेक मुशरान थे, तो वो भी एक्चुअली, लेकिन वो कुछ नेगेटिव था नहीं, वो लिखा था ऐसा कि वो एंटी हीरो लगे, लेकिन उसमें एंटी हीरो नहीं था, और इसलिए शायद राम जाने नहीं चली। अब यहां से आप समझिए कि वो क्या होता है कि जब हमारा एंटी हीरो लग रहा होता है कि ये एंटी हीरो है, लेकिन वो वर्क नहीं करता, और बाद में जब उनकी करण अर्जुन आई, वो तो खैर एक अलग ही फिल्म थी, और ये आपकी ये वो वर्क कर गई। काफ़ी और फैक्टर्स भी होते हैं, एक फैक्टर नहीं होता। सलमान खान थे, शाहरुख खान थे, और बड़े डायरेक्टर राकेश रोशन की वो फिल्म थी कोयला आई, उसमें भी बड़े बड़े डायरेक्टर थे, और उसमें तो सुपर, उन्होंने बिल्कुल एकदम सुपर रोल किया था, सुपर पावरफुल रोल किया था, गेटअप भी चेंज किया और म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, लेकिन एंटी हीरो नहीं थे, फिल्म नहीं चली। डुप्लीकेट आई, एंटी हीरो दो करेक्टर थे, एक को विलन कर दिया और एक को प्रो कर दिया, पूरा पॉजिटिव हीरो कर दिया, एंटी हीरो का कोई स्कोप नहीं था, नहीं चली। अशोक आई, अशोका जिसे लोग नाम से जानते हैं, नाम एक्चुअल में अशोका नहीं है, अशोक नाम है। तो अशोक आई, अशोक के अंदर जो अशोक का नेगेटिव कैरेक्टर था उसको तो कहीं ज़्यादा एम्फोसिस ही नहीं दिया गया, क्योंकि हीरो बन चुके थे, प्रोड्यूसर भी थे, पॉजिटिव किया, फिल्म नहीं चली। जोश आई, जोश में थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर था, एंटी हीरो नहीं था, पर साथ में ज़्यादा एम्फोसिस बाकी एक्टर्स को दे दिया गया, वो फिल्म नहीं चली। तो इतनी सारी फिल्में थी जो कि पॉजिटिव थी या थोड़ा नेगेटिव था, बट प्रॉपर एंटी हीरो नहीं थी, वो फिल्में वर्क नहीं कर पाई। अगर उनके आप टीवी सीरियल पे जाते हैं, और अगर आप में से किसी ने सर्कस देखा हो, तो ये जो उनका जो एंटी हीरो का जो एक स्टाइल बाद में चला, वो सर्कस के अंदर ही इस्टेब्लिश हो गया था। और अगर किसी ने फौजी देखा हो, तो फौजी के अंदर भी वो एक रेबिलियस होते हैं, और उस समय तक ऐसा कुछ कभी टीवी पर एटलीस्ट तो नहीं आया था कि कोई कम एज का अपने से बड़ी एज की आर्मी ऑफिसर से प्यार करे। तो वहाँ पर भी वो एक ब्रेकिंग ऑफ, वो सीमाओं को तोड़ने वाला जो उनका एक कैरेक्टर था, वो टीवी से ही शुरू हो गया था। तो सर्कस में तो वो इतना नेगेटिव एंटी हीरो कैरेक्टर था कि वो था हीरो, वो जान थे पूरा, बिकॉज आई थिंक वो ही मेन उसके अंदर एक हीरोइक रोल में थे, ही वॉज एट द सेंटर, और लेकिन वो पूरा सर्कस को बंद करना चाहते, ही वॉज एंटी हीरो इन सर्कस। तो ये इसके बाद जब उनकी फिल्म आई जो हिट हुई, डीडीएलजे, अब कोई किसी को लगेगा कि डीडीएलजे में एंटी हीरो क्या है, लेकिन डीडीएलजे तक शायद कितनी फिल्में होंगी जिसमें एक्टर, मेन एक्टर किसी बिल्कुल सगाई हो चुकी है, और उसके घर में घुसकर उस लड़की को साथ प्रेम मतलब प्रेम कर रहा है। मेरे नज़र में तो ऐसी कोई फिल्म आई नहीं है। तो वहाँ भी एक बहुत सॉफ्ट एंटी हीरो, नॉट हार्ड एंटी हीरो, पर एक सॉफ्ट एंटी हीरो था। और वही डर उससे पहले यश चोपड़ा कर चुके थे, और यश चोपड़ा डर कर चुके थे, और डर में एंटी हीरो बहुत पसंद आया था लोगों को। और अगर आप डर की एंडिंग देखेंगे कि वो पिट रहे हैं और मुंह से खून, तो वहाँ तक भी वो उस क्लाइमेक्स के अंदर भी
डीडीएलजे के क्लाइमेक्स में भी शाहरुख खान को ऐसा ही करते हैं, और बिल्कुल क्लाइमेक्स शॉट में भी शाहरुख खान अमरीश पुरी से नज़रें मिला रहे हैं, और एक अपने होने वाले अगर ससुर है तो उनसे नज़रें मिला रहे हैं। तो वो ब्रेकिंग ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ही था कि वो नज़रें मिला रहे हैं। वो बात अलग है कि वो बाद में कहता है क्योंकि वो फिल्म है, हीरोइन को हीरो के पास जाना है, बट अप टू द एंड ही वाज कन्विंस्ड कि मैं किसी के घर में घुस के किसी की बेटी से प्यार करूं। और वो हालांकि काजोल उससे पहले कोई बताती नहीं है, और शी वॉज रेडी कि वो मैं अपने जो मेरे फादर कर रहे हैं जहाँ शादी वो अच्छा कर रहे होंगे, मैं उनका कर लूँगी। बट ये सडनली आ जाते हैं, और तो वहाँ भी एक, वहाँ पर जो ये एंटी हीरो था ये एक सॉफ्ट एंटी हीरो के अंदर तब्दील हो जाता है उनका कैरेक्टर। और उसके बाद फिर वो फिल्म से लोगों ने एक रोमांटिक हीरो या एक मस्खरा हीरो, जो ट्रिकस्टर हीरो, मस्खरा हीरो, अलग अलग आप कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर किया। और इनमें से एक फिल्म सुभाष घई ने भी डायरेक्ट करी थी, उनकी परदेश जो फिल्म थी। और परदेश में भी वो एक्चुअल में कायदे से जो उनका कैरेक्टर था उसको अपने जो फ्रेंड है और जिन्होंने उसको पाला है उसके हिसाब से चलना चाहिए था, लेकिन वो और आगे बढ़ जाते हैं और अपनी विशेष को एक्ट्रेस के ऊपर रखते हैं। तो वो भी वहाँ पर भी एक सॉफ्ट एंटी हीरो का उनका रोल था। और फिर करण जौहर के साथ जब उनकी ट्यूनिंग हुई, या बाद में दिल तो पागल आ गया, दिल तो पागल है में भी थोड़ा सा वो मेन जो यंग जो लड़की है करिश्मा कपूर, वो उसके साथ लव एक्सप्रेस करना चाहती है पर वो नहीं करते हैं। फिर वहाँ से उसके बाद उनका करियर अलग हुआ, फिर उन्होंने बहुत चीज़ें, फिर वो पूरा पॉजिटिव के अंदर चले गए। फिर वो मैं हूं ना और कई फिल्में आई जो कि नहीं भी चली, और तब से अब तक वो ग्राफ तो उनका बन ही नहीं पाया जो उनका नेगेटिव में था। अब उन्होंने फिर से अपने आप को थोड़ा रिवाइज किया, रईस में रिवाइज किया, फैन में रिवाइज किया एक, लेकिन फैन में भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वही गलती जो कि डुप्लीकेट के अंदर थी कि एक पूरा अगर एक ही कैरेक्टर रहता, अगर कैरेक्टर ही एक रहता, कैरेक्टर नेगेटिव ही रहता, और फैन में भी उसको मार भी दिया जाता है, लेकिन वो एक उसका तो ट्रीटमेंट ही में प्रॉब्लम थी, बट एक्चुअल हीरो जो एंटी हीरो उस पर नहीं था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एंटी हीरो का जो एक कॉन्सेप्ट है वो फिल्म्स के अंदर और टीवी में भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट को, जैसे मैंने बताया था कि सुभाष घई की फिल्मों में शुरुआत से शत्रुघ्न सिन्हा, जैसे मैंने आज बताया आपको, शत्रुघ्न सिन्हा ने शुरुआत में सुभाष घई की फिल्मों में काम किया और एंटी हीरो का कैरेक्टर था उनका। आप कर्मा के कैरेक्टर देखते हैं, तीनों एंटी हीरो हैं, जैकी श्रॉफ, नसीरुद्दीन शाह और अनिल कपूर, तीनों आउटलॉ हैं, तीनों बिल्कुल मुजरिम हैं एक तरह से, लेकिन वो वर्क करता है क्योंकि वो आगे चल के पॉजिटिव हो जाते हैं, या किसी पॉजिटिव रीजन से, या कोई ऐसा कन्विंसिंग रीजन होता है जिसकी वजह से वो कानून अपने हाथ में लेते हैं। खलनायक है, सुभाष घई की फिल्म में हीरो है, तो ये आपको, अब आप सब अपना डेवलप करेंगे तो एंटी हीरो और पॉजिटिव हीरो। तो एंटी हीरो क्या बनेगा, वो क्या चीज़ है जो किसी हीरो को एंटी हीरो बनाती है, क्योंकि एंटी हीरो और विलेन इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा थिन लाइन है। जब अंजाम आई तो शाहरुख खान को भी डर लगा, और शाहरुख खान को जो लोग पसंद कर रहे थे कि भैया ये अंजाम में तो विलन, पूरा विलन ही बन जाता है, क्योंकि अंजाम में तो हालांकि मर जाता है वो, बट किस लेवल तक आप उसको लेके जाओगे, किस लेवल तक उसको आप जिद्दी बनाओगे, ये डिपेंड करेगा कि आपका एंटी हीरो वर्क किया कि नहीं किया। अगर जो ब्रेकिंग बैड मैंने सीरीज बताई या वाइकिंग बताई आपको, तो वाइकिंग में जो रैग्नार्क है या आइवर है, ये दोनों एंटी हीरो है। ब्रेकिंग बैड के अंदर तो हमारा जो हीरो है वॉल्टर वाइट,
वो भी एंटी हीरो है, वो ड्रग्स बना रहा है और ड्रग्स सेल कर रहा है, लेकिन एक कन्विंसिंग रीज़न है और उसमें सीरीज में नहीं बताया गया है, लेकिन 1970 तक वो वाली ड्रग्स ऑलरेडी मार्केट में मौजूद थी और उस हर ड्रग के मेडिसिनल यूजेस, उसके जो चिकित्सा संबंधी, मैं आपको बताता हूँ भारत में अफीम कब बैन करी गई, थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक है। या भारत में कई ऐसी चीज़ें जो अफीम है, भांग है, ये सब दवाई हैं और ये मैं आपको अपनी तरफ से या नेट की नॉलेज की तरफ से नहीं बता रहा, नेट पर आने से ये सब चीज़ों से पहले, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी में क्लिनिकल साइकोलॉजी भी पढ़ी है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में ये पढ़ा था कि हमारी जो बहुत सारी मेडिसिन है आज जो एलोपैथी की है उसके अंदर ये जो भांग है, अफीम है, ओपियम, ये सब ही घुसी हुई है और कुछ नहीं है। अफीम और भांग ये हमारी बहुत बड़ी मेडिसिन हैं, जिनको जब ये इनकी दवाइयों का कारोबार हुआ और इन लोगों ने उसको एज ए ड्रग यूज़ करना शुरू कर दिया, तो फिर ये दवाइयों में डलने लगी और इन्होंने बैन कर दिया। लोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेते थे, कई लोग नशा भी करते थे, कई लोग दवाइयों के रूप में भी इनको इस्तेमाल करते थे। तो उसके अंदर बताया नहीं गया, लेकिन 1970 तक वो जो ड्रग थी वो ऑलरेडी, और कई उसके चिकित्सक फायदे बहुत थे, तो वो क्योंकि वॉल्टर एक जगह पर कन्विंसिंग रीज़न देता है उसके ड्रग बनाने के कि ये चीज़ आज हो सकता है बैन हो, कल को ना हो। दूसरा ये कि मैं साइंटिस्ट हूँ और जो फोर्ड कंपनी है, फोर्ड कंपनी के लिए जिसने व्यक्ति ने सबसे पहले आर्टिफिशियल डायमंड बनाया, उसको फोर्ड कंपनी ने सिर्फ $10 का एक नोट दिया था, नोट इन द सेंस बॉन्ड दिया था। तो जो बड़ी बिजनेस लॉबी है वो भी साइंटिस्ट को कुछ नहीं देती, तो वो एक एज ए साइंटिस्ट वर्क करता है। और हाँ, उसमें एक और चीज़ है, वो एंटी हीरो है, वो हमें पता है कि ड्रग्स बना रहा है, लेकिन ही इज़ नॉट क्रिमिनल माइंडेड। तो ये बात को आपको समझना है कि क्रिमिनल माइंड क्या होता है और एंटी हीरो का माइंड क्या होता है। तो वो क्रिमिनल माइंडेड नहीं है, वो ऐसी ड्रग नहीं बनाता जो कि इम्प्योर हो या जो कि हार्मफुल ज़्यादा हो। वो ऐसी ड्रग बनाना चाहता है जो कि रिक्रिएशनल हो, जिसको लेके जो मज़ा लेना चाहते हैं एक नर्वस सिस्टम को हाई करने का, वो वैसी ड्रग मैन्युफैक्चर करना चाहता है। और उसके लिए वो एक मक्खी, एक उसमें पूरा एपिसोड है कि एक मक्खी आ जाती है और वो अपनी लैब में पागल हो जाता है कि मैं इस मक्खी को निकालूंगा वरना ये कंटेमिनेट कर देगी। और मैक्सिको के जब अंडरवर्ल्ड वाले, उसके बाद जैसी पिंकमैन जो उसका स्टूडेंट है, जब जैसी को ये लोग लेके जाते हैं मैक्सिको में, लेके जाते हैं कि वहाँ के अंडरवर्ल्ड यहाँ के अमेरिकन अंडरवर्ल्ड से करता है, डील करता है। तो जब जैसी को लेके जाते हैं तो वहाँ जाकर जैसी भी वॉल्टर की तरह जब उनकी लैब देखता है तो कहता है यहाँ तो तुम कचरा निकालोगे, तो वो सफाई करवाता है पूरी लैब की, तो कंटेमिनेशन नहीं होना। तो ये क्रिमिनल माइंडेड नहीं है। मेंटल प्रॉब्लम किसी को हो सकती है। हमारा एंटी हीरो, अगर हम डर का एंटी हीरो लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ी सी हमें मेंटल डिस्टर्बेंस नज़र आती है, लेकिन एक पॉजिटिवनेस भी उसके अंदर हमें नज़र आती है। अगर हम बाजीगर का हीरो ले तो वो, क्योंकि उसके फादर को सुसाइड करना पड़ा, उनकी डेथ हो जाती है और किस कारणवश होती है, और इसलिए वो उस व्यक्ति से बदला लेता है क्योंकि उसकी सिस्टर तक मर जाती है, मदर मर जाती है, तो उसकी एक बेटी को तो वो मारता है और उसको भी वो मारना चाहता है, उसका बिजनेस भी वो ले लेता है। जो हमारे अंदर की इंस्टिंक्ट्स होती हैं वो हम अपने एंटी हीरो में निकालें। हमारे पर, खुद पर, सब पर कहीं ना कहीं हम करेक्ट होते हैं, हमें पता है, लेकिन हमारे आसपास इतने ज़्यादा लोग कई बार अनजस्ट कर जाते हैं, वो कानूनी रूप से या गैर कानूनी रूप से, हथकंडों से, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर कर इतनी चीज़ें कर जाते हैं अभी, कि इतनी चीज़ें कर जाते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक जोश आता है कि हम इसको ऐसा कर दें, और हमारा एंटी हीरो वही हमारा एक काल्पनिक पात्र होता है जो कि हमारी उन इच्छाओं को पूरा करता है। टैक्सी ड्राइवर का हीरो, टैक्सी ड्राइवर जो मार्टिन स्कॉर्सेज़ की मूवी है, उसका जो हीरो है
वो सीधा प्रेसिडेंट को मारना चाहता है क्योंकि उसको कुछ पसंद नहीं है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि कोई जवान 16 साल की लड़की को प्रॉस्टिट्यूट बनाए, और ऐसे व्यक्ति का वो एंड में मर्डर कर देता है और वो छूट भी जाता है, पुलिस भी उसे नहीं पकड़ती, मतलब पता नहीं चलता कि मर्डर हुआ किसने किया। तो ऐसे वो पुलिस के हाथों भी नहीं आता, लेकिन वो जाकर उस लड़की को छुड़वाता है। तो अब जब आप अपने किरदार का निर्माण करेंगे, जिन्होंने नहीं देखी है शाहरुख खान की ये शुरुआत की फिल्में, वे देखें। आजकल जो यंग जनरेशन आ रही है उनको शत्रुघ्न सिन्हा तो बिल्कुल भी नहीं देखा होगा, राज बब्बर भी नहीं देखा होगा, उनको भी नहीं देखा होगा। तो ये इन हीरोज़ का, जिनमें वो एंटी हीरो का रोल करते हैं, इनको देखे, ये बहुत वर्क करता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि क्रिमिनल माइंड में तो नहीं जाना। क्रिमिनल माइंड जो होता है वो क्या होता है, जो हमारे एंटी हीरो से अलग हो जाता है। क्रिमिनल माइंड एक कैलकुलेटेड माइंड होता है, जो हमारा विलन बनता है। उस कैरेक्टर को हम अपने एंटी हीरो से, या एंटी हीरो को विलन से कैसे रखें अलग। क्रिमिनल माइंडेड कैरेक्टर मैनिपुलेटिव होता है। एंटी हीरो आवेश में आके कोई गलत काम कर जाता है, किसी अच्छे कारण की वजह से, कुछ उसके साथ बुरा हुआ हो, इस वजह से वो अच्छे काम कुछ गलत काम कर जाता है, लेकिन उसकी रूह नहीं मरी होती, उसकी आत्मा नहीं मरी होती, उसकी चेतना नहीं मरी होती। कहीं ना कहीं उसके अंदर अच्छाई होती है। कहीं ना कहीं जब वो कोई काम गलत कर रहा होता है, उसको एक बोध होता है कि मैं काम जो कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ। लेकिन जो क्रिमिनल माइंडेड कैरेक्टर होता है, विलन जो होता है, उसे पता होता है, ना केवल उसे ये पता होता है कि वो जो कर रहा है गलत है, बल्कि वो ये मानता है कि ऐसे ही मैं अपना उल्लू सीधा कर सकता हूँ। और वो दूसरों की कमजोरियों को पढ़ता है। हमारा एंटी हीरो कमजोर हो सकता है, वो इमोशनली वीक हो सकता है, उसमें इमोशनल भूख हो सकती है, जैसा बाजी डर के कैरेक्टर के अंदर है या अंजाम के कैरेक्टर में है। हो सकता है कि वो एक उसने दुनिया नहीं देखी हो। कई बार हो सकता है कि जैसे अंजाम का कैरेक्टर है कि एक क्लोज्ड उसके अंदर रहा, और उसके बाद वो एयर होस्टेस को देख लिया तो प्यार में उसके पागल हो गए। अभी उसने हो सकता है कि दुनिया ना देखी हो, उसके अंदर भोलापन हो, या वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, बहुत, जैसे हमारा वॉल्टर है कि दुनिया देखी हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, लेकिन अब इतना जानने के बाद भी वो कोई ऐसे रास्ते पे चला है क्योंकि कहीं ना कहीं उसका उसने ये समझ लिया है कि ऐसे ही चलना है, तभी मेरा ध्येय पूरा हो सकता है। तो वॉल्टर, टाइम भी कम है उसके पास, उसका कारण दिया है कि वॉल्टर को कैंसर हो जाता है, रांगनोर को बार बार धोखा मिलता है, इसलिए वो ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता है। जब हम अशोक की जो कहानी थी, अगर ये अशोक की कहानी को उठाते, हालांकि इन्होंने थोड़ा बहुत दिखाया, लेकिन अशोक को बार बार धोखे मिले, इसकी वजह से वो चंड अशोक हो गए। तो ये है कि हमारे जो कैरेक्टर हैं वो अगर नेगेटिव में जा रहे हैं, लेकिन क्रिमिनल में नहीं जा रहे। क्रिमिनल माइंडेड पर्सन, अगर वॉल्टर क्रिमिनल माइंडेड होता तो वॉल्टर ड्रग्स की पेयोटी पे ध्यान नहीं देता। और अगर क्रिमिनल माइंडेड होता तो वो अपनी वाइफ पे ध्यान नहीं देता। तो क्रिमिनल माइंडेड पर्सन को एंटी हीरो से अलग रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक अच्छा एंटी हीरो, फ्रेश एंटी हीरो भी क्रिएट करना इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये फिल्में देखी और इस तरह के कैरेक्टर को, अगर आप, आर्ट तो डेरिवेटिव होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म निकलती है, एक कैरेक्टर से दूसरा कैरेक्टर निकलता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए, जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स है, हाउस ऑफ कार्ड्स में हस्बैंड वाइफ का जो कैरेक्टर है, फ्रांसिस अंडरवुड और उसकी वाइफ जो है, वो एंटी है, दोनों एंटी हीरो कैरेक्टर है वो, लेकिन उनके भी कहीं ना कहीं कुछ कारण है। और दूसरा ये फ्रेश है, मैंने तो पहले कभी नहीं देखा कि प्रेसिडेंट बनने की भूख में कोई इंसान किस हद तक जा सकता है, किस हद तक मर्डर कर सकता है,
लेकिन वहीं पर उसके मर्डर्स के जब वो रीज़न देता है और जब आप उनको बाद में सोचते हैं तो आपको लगता है कि हाँ जस्टिफाइबल है ये। वो एक यंग लड़की का, यंग रिपोर्टर का मर्डर करता है और उसके मर्डर के बाद कहता है कि बिल्लियाँ, जब हिंदी में बोलता है कि बिल्लियाँ पालोगे तो वो बड़ी होकर तुम्हें नाखून मारती है, वो हालांकि डायलॉग है, लेकिन फैक्ट ये है कि वो लड़की खुद लाइमलाइट में आना चाहती है, वो ऊंचा उठना चाहती है, ये भी ऊंचा उठना चाहता है, लेकिन बाद में वो इसी के इसी के पीछे पड़ रही है, इसी को इससे कोई क्राइम हो जाता है उसके पीछे पड़ जाती है, तो वो उसका मर्डर कर देता है। काल्पनिक रूप में देखो तो ये जस्टिफाइबल है, काल्पनिक इन द सेंस फिल्म काल्पनिक है पर जस्टिफाई तो है। मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ और मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं किसी रिपोर्टर को उठा रहा हूँ और एक और व्यक्ति है जिसको मैंने उठाया और वो उठने के बाद पूरा मेरा अगर सारा बरसों की मेहनत खराब कर रहा है और मैंने उसे मार दिया, क्योंकि मैं उसे नहीं मारता तो वो मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर देता। और इस मर्डर के पीछे अगर वो लड़की लग जाए जिसको मैं उठा के लेकर आया, पूरा वाइट हाउस तक लेकर आया और वो मेरे ही पीछे लग रही है और मैंने उसको भी मार दिया, जस्टिफाइबल है कहीं ना कहीं। तो ये हमारा, और वो विलन नहीं बन रहा, इतना करने के बाद भी हम उसे विलन नहीं मान रहे, विलन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। धर्मात्मा के जो गॉडफादर की रीमेक इन्होंने कॉपी बनाई थी, धर्मात्मा फिरोज खान वाली, तो फिरोज खान ने जो रोल किया था वो भी चला था। और फिरोज खान ने भी कई ऐसे रोल किए जो कि एंटी हीरो की श्रेणी में आते हैं। रजनीकांत की शुरुआती फिल्में, इनफैक्ट कमल हसन ने भी बहुत सी फिल्मों के अंदर, साउथ की फिल्मों में एंटी हीरो वाले रोल किए हैं और ये कैरेक्टर्स हमेशा से कहीं ना कहीं वर्क करते आए हैं। लेकिन जब आप डेवलप करेंगे तो ये याद रखना कि कहीं हमारा जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर विलेन तो नहीं बन रहा। तो कैसे आप एंटी हीरो को डेवलप करेंगे? एक तो ये, नंबर 1, मैं सिगमंड फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ। सिगमंड फ्रॉइड साइकोलॉजिस्ट जो रहे हैं वो 3 तरह की पर्सनैलिटी ट्राइट्स हमारे अंदर बताते हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड हमारी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा है जो कहता है नहीं, मुझे अपनी ज़रूरत की सेटिस्फैक्शन अभी करनी है। तो अंजाम का कैरेक्टर है जो कहता है नहीं, मेरे को उससे, एयर होस्टेस से करना ही करना है। तो ये जो कैरेक्टर लोगों के अंदर होता है, अभी करना है यार, अभी करना नहीं, मेरे को तो यही करना ना, ये जो जिसे हम बचपना कहते हैं, जिदपना कहते हैं, ये होता है हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा, इड। ईगो हमारी पर्सनैलिटी का थोड़ा हायर, हालांकि ईगो शब्द को हम लोगों ने नेगेटिव में लिया है, लेकिन यहाँ पर इसका नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव सेंस है। ये ईगो मतलब कि आप समझते हो कि आपका दुनिया के अंदर क्या है, सामने वाले की पोजीशन क्या है, मेरी, तो आप संभले हुए डिसीजन लेते हो, संभल के बात करते हो, दिस इज योर ईगो। और सुपर ईगो इज यू थिंक यू आर अबव एवरीवन, आप सबसे ऊपर हो, आप ऐसे काम करने चाहते हो जिसमें हो सकता है आपकी अपनी जान तक चली जाए, आपका धन। ये सुपर ईगो है कि जो व्यक्ति का जो अपने आप को लेकर जो सोच रहा है वो बहुत हाई। तो हमारा जो एंटी हीरो है वो सुपर हीरो में जाएगा, सुपर ईगो में जाएगा, या हमारा जो है ये इड में जाएगा, ये ईगो में नहीं रहेगा। नपातुला व्यक्ति नहीं है, अगर नपातुला होता तो ये कोई ऐसा काम नहीं करता। अब जैसे हमारा जो रॉबिन हुड कैरेक्टर है, अब मान लीजिए रॉबिन हुड का कैरेक्टर है जो कि अमीरों को लूटता है और अमीरों को लूट के वो गरीबों को दे रहा है, तो ये सुपर ईगो वाला कैरेक्टर है। उसका ईगो इतना बड़ा है, उसे लग रहा है नहीं मैं तो सही हूँ, मैं तो अमीरों को लूट के गरीबों को दे रहा हूँ। और वहीं ये रॉबिन हुड थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है, तो यहाँ तक इसे हम पूरा एंटी हीरो नहीं कहेंगे, लेकिन ये डिसाइड कर लेता है कि नहीं, ये जो ये वाले रिच है, ये रिच सही है, लेकिन ये जो रिच है ये गलत काम कर रहे हैं, और उनको मारना शुरू कर दे रॉबरी के साथ, तो वो फिर अब हमारा थोड़ा सा एंटी हीरो चला जाता है। तो दूसरा ये आगे कि वो अपने थोड़ा सा, पूरा नहीं, थोड़ा सा वो एक कदम और आगे बढ़ जाता है, एंड ही कैन किल, ही और शी कैन किल अदर पीपल ऑल्सो। तो वो दूसरे को मारने में मारते हैं। वॉल्टर
लेकिन वो जो मारना है वो जस्टिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर वो किसी को, जैसे अगर रॉबिन हुड वाला कैरेक्टर हमारा और आगे उठ के वो डिसाइड करता है कि मैंने उसे मारना है, तो वो थोड़ा और जस्टिफाई होना चाहिए कि हाँ उसको मारना सही था, ना सिर्फ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्या सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही था? अगर सही है तो ठीक है। वॉल्टर से दो लड़के पहले मर जाते हैं और दोनों ड्रग डीलर होते हैं और वो उसको भी मारने वाले होते हैं, तो वो पॉइंट सही है। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, ड्रग डीलर है, उनको कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल क्रिमिनल माइंडेड है, सोसाइटी की भी कोई परवाह नहीं है, और वो अब उसको भी मारने वाला। सेल्फ डिफेंस में भी कई बार आपसे चीज़ें हो जाती है, लेकिन खाली सेल्फ डिफेंस में हुआ मर्डर किसी से और कैलकुलेटिवली हुआ मर्डर, उसमें फ़र्क है। सेल्फ डिफेंस में हुए मर्डर से आप सुपर हीरो नहीं हो और एंटी हीरो नहीं हो। अगर किसी ने सेल्फ डिफेंस में मर्डर कर दिया, वो एंटी हीरो की श्रेणी में नहीं आएगा। एंटी हीरो की श्रेणी में वो आएगा जो कैलकुलेटिवली मर्डर करेगा, लेकिन वो मर्डर जस्टिफाइबल होगा। या कैसे? सेल्फ डिफेंस में हुआ होता तो एंटी हीरो नहीं आता। हो सकता है सेल्फ डिफेंस में हो सकता है ना हो, लेकिन दूसरी कंडीशन को जस्टिफाई करना जरूरी है। और वो कंडीशन क्या है कि वो समाज के लिए इतना बुरा था कि उसे मारना जस्टिफाइबल था। तो इस लेवल पे अगर आप करते हैं तो ब्रेकिंग बैड में वॉल्टर से मेन एक दो तीन चार मर्डर मेन वो करता है वॉल्टर। आई थिंक उससे ज़्यादा छोटे मोटे में चार उसके मेन मर्डर होते हैं। पहला मर्डर उससे गलती से हो जाता है सेल्फ डिफेंस में, और हम सब मानते हैं, देखते हैं कि हाँ भैया ये सेल्फ डिफेंस में। दूसरा मर्डर तब होता है जब वो एक ड्रग डीलर को छोड़ने वाला होता है और ड्रग डीलर तभी उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो तैयार होता है, उसे पता होता है कि ये मुझ पर हमला करने वाला होगा, तब वो उसका मर्डर करता है, तो वो भी सेल्फ डिफेंस में। ट्यूको का मर्डर होता है, लेकिन ट्यूको के मर्डर के अंदर एक और ड्रग डीलर का मर्डर होता है, उस मर्डर के अंदर भी वो ड्रग डीलर की गलती होती है, वो भी कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस में होता है। और उसका फाइनल मर्डर तो हैंक द्वारा होता है, जिसका ब्रदर इन लॉ होता है। और चौथा मेन मर्डर होता है, मेन सीरीज ऑफ मर्डर्स में जो चौथा होता है, वो वॉल्टर जो करता है, दो लोगों के करता है, एक गस का और एक उसके साथी का। तो गस के साथ ही काम कर रहा होता है बहुत टाइम से, और गस की डीलिंग अच्छी अच्छी चल रही होती है। हालांकि गस इतना डेंजरस होता है कि वो बच्चों को यूज़ ही नहीं करता, बच्चों का मर्डर तक करवा देता है, लेकिन फिर भी ये लोग अवॉइड करते हैं। और जब बहुत ज़्यादा अल्टीमेटली इनको लग जाता है कि भैया अभी तो गस आउट ऑफ, गस वाकई में एक डेंजरस आदमी है और वो किसी का भी अपने फ़ायदे के लिए मर्डर करने से नहीं चूक रहा और लगातार करता जा रहा है लोगों के मर्डर, तब जाके ये गस को मारता है। वो इसका मेन मर्डर होता है, लेकिन वो क्यों होता है? वो फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, कि दूसरों को भी उसने बचाया। अगर बाजीगर में शाहरुख खान, वो जो चोपड़ा होता है, राज चोपड़ा, मदन चोपड़ा, जो भी होता है, दिलीप ताहिर का जो रोल है, अगर उसका मर्डर करते हैं तो वो आदमी चीट करता है, लोगों को चीट करता है और लोग दुख से मर जाते हैं, ऐसे व्यक्ति का मर्डर करता है तो वो जस्टिफाइबल मर्डर है। और ऐसे में उसकी बेटी का भी कर देता है, तो जो आदमी दूसरे के बच्चे जिसकी वजह से मर रहे हैं, अगर उसकी बेटी मर गई तो वो जस्टिफाइबल है। तो लॉ ऑफ नेचर, टिट फॉर टैट, आई टू आई, हैंड फॉर हैंड, वो कानून जो हम चाहते हैं, हम उस कानून को इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि फिर बहुत कई बार फ्रॉड केसेस भी आ जाते हैं, तो इसलिए हमने उसको अपने कानून की किताबों से निकाल दिया, लेकिन वो कानून मौजूद है। और एज एन ऑडियंस जब आप देख रहे हो और तो आप जज करते हो, यू आर द जज देयर। आप अगर उसको देख लो तो आप, यू आर द जज, यू आर नॉट जस्ट ऑडियंस, यू आर द जज। आप जज हो, उस समय आप जज करोगे कि हाँ ये सही है। अगला एंटी हीरो और क्या कर सकता है? वैल्यू सिस्टम तोड़ेगा वो। शाहरुख खान किसी की मंगेतर के घर में घुस के जाके उससे प्रेम लीला कर रहे हैं, तो वो चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए वो उसको ज़्यादा एंटी करके रोमांस लेवल पे करने के लिए उन्होंने स्क्रिप्ट में क्या डाला कि वो कह रहा है कि नहीं भैया, उसकी माँ कह रही है तू जा बेटा भाग जा,
अब जो उसकी माँ कह रही है तू जा भाग जा, वो उस समय तक कुछ नया नहीं था। 70 के दशक से 60 के दशक से लड़के लड़कियां भाग रहे थे, और उसमें कई बार माएँ उनका सपोर्ट करती है, तो वो तो कुछ नया नहीं था। जो फरीदा जलाल कहती है कि भैया जा तू भाग जा, ले तू गहने भी ले ले, वहां पर वो रुकता है, कहता है कि नहीं मैं आया हूं तो मैं लेके जाऊंगा। लेकिन तुम आए हो, मैरिज हो रही है लड़की की, वहां आए हो, लेकिन वैल्यू सिस्टम तो तुमने तोड़ दिया। अब माँ जब उस समय कह भी रही है लेके भाग जाओ, माँ को पता है कि अब ऐसे में मेरी बेटी की अगर शादी भी हो जाएगी, ये आ गया है, इनके बीच कुछ हुआ होगा, क्या है क्या नहीं है, तो ये तो इसके तो मन में वही रहेगी, और आगे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। माँ को ये भी है, क्योंकि जो हालांकि उस फिल्म में नहीं दिखाया, पर उस समय तक और अभी भी हमारे यहाँ पर जो ऑनर किलिंग होती है, तो ऑनर किलिंग को तो उन्होंने नहीं पकड़ा, बट पंजाब जैसे क्षेत्रों में ऑनर किलिंग तो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी उस टाइम पे। तो वो जो माँ उसे कह रही है, वो इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वो वैल्यू सिस्टम तोड़ रही है, उसको ऑनर किलिंग का डर है। वो कह रही है जा तू भाग जा, ये पकड़, ये गहने पकड़, तुम लोग चले जाओ। लेकिन क्योंकि वो एक पावरफुल लॉबी से है, एनआरआई लॉबी का है बंदा है, तो उसको उसको ऑनर किलिंग उसकी करनी भी आसान नहीं है। हालांकि पंजाब में हुई है, उसके बाद हुई है, उसके बाद कनाडा के अंदर, कनाडा के जो लवर्स इधर आए पंजाब में, उनका कनाडा से इन्होंने, लेकिन कनाडा वालों ने आके ऑनर किलिंग कराई है पंजाब में, पंजाब वालों ने कनाडियन की ऑनर किलिंग नहीं करी है। तो वो वहाँ पर क्योंकि जो लड़का है वो स्ट्रॉन्ग लॉबी से है, इसलिए वो खाली हो जाती बात। लेकिन कर तो रहा है वो, वैल्यू सिस्टम तो तोड़ रहा है, ये है, ये उसकी हिम्मत है। तो आपका, लेकिन हाँ, हमें ये पता है, उसको हम जस्टिफाई करते हैं कि ये इससे सच्चा प्यार करता है, ये एक जस्टिफिकेशन है। लड़की भी उससे प्यार करती है, वो एक जस्टिफिकेशन है। बट वैल्यू सिस्टम, तो एंटी हीरो हमारा वैल्यू सिस्टम तोड़ता है। तो ये जो 70s का अमिताभ बच्चन का जो एंटी हीरो आया, दीवार के अंदर आया, वो भी वैल्यू सिस्टम तोड़ता है। वो कहता है भाई अभी पैसा कमाओ, अभी तुम क्या ये नौकरी ले रहा है, वो ठीक है। लेकिन वहाँ पर वो कहता है, वो डायलॉग जो हिट भी हो गया, बट वो हमारे वैल्यू सिस्टम और अनकॉन्शियस पे होता है कि मेरे पास मेरी माँ है, तो भैया परिवार भी जरूरी होता है और पैसा भी जरूरी होता है। लेकिन वैल्यू सिस्टम भी वो वहाँ पर चरित्र तोड़ता है। तो हमारा एंटी हीरो वैल्यू सिस्टम को तोड़ने वाला होना चाहिए, या वैल्यू सिस्टम को तोड़ता है। वॉल्टर वॉल्टर कहता है, जब वॉल्टर ड्रग बेच रहा है, उसे पता है ड्रग है, लेकिन वो कह रहा है, क्योंकि वो खुद केमिस्ट्री का टीचर है, दुनिया उसने देखी है, तो वो कह रहा है कि भैया नंबर एक, तो एक जगह वो कहता है कि आज ये चीज़ है, कि वो पता नहीं एक एग्जाम्पल देता है कि पहले तो ये नहीं था, अब तो ये ओपन है, पहले तो बैन था। अगर पहले लोग ये करते, हाँ 30s के अंदर, तो कहता 30s में जो अमेरिका के अंदर अल्कोहल पे रोक लगाई गई थी, तो कहता 30s में सोचो अल्कोहल पे रोक थी, उस समय वो अल्कोहल बेच रहा होता, उसे भी यही समझते जो मैं आज कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि कल को ये चीज़ हो जाए, ओपन हो जाए। तो वैल्यू सिस्टम तो तोड़ रहा है, वो उसे पता है। तो हमारा हीरो वैल्यू सिस्टम तोड़ने वाला होता है, लेकिन रीज़न होना चाहिए वैल्यू सिस्टम तोड़ने का, सॉलिड रीज़न होना चाहिए, कोई रीज़न होना चाहिए कि इसने वैल्यू सिस्टम क्यों तोड़ा। मर्डर का रीज़न क्या होना चाहिए? मर्डर का रीज़न होना चाहिए कि जिसका मर्डर किया वो दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम था, ये एक मर्डर का रीज़न होना चाहिए। कई बार वो उसके अपने लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो हमें लग रहा है कि वो हमारे अपने लिए, उसके लिए, कैरेक्टर के लिए प्रॉब्लम है, तो उसको देखना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा उसको, जस्टिफाई, वरना फिर वो क्रिमिनल वाले, विलन वाली श्रेणी में चला जाएगा अगर उसकी जस्टिफिकेशन ना हो तो। और हमारा एंटी हीरो कैसा हो सकता है? आप लोग कुछ कहना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कह सकते हैं। एंटी हीरो जो है उसका जस्टिफिकेशन जो है वो सही ढंग से होना चाहिए। हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं, जस्टिफिकेशन उसका सही होना चाहिए। बिना जस्टिफिकेशन के तो वो फिर विलेन वाली कैटेगरी में चला जाएगा। मतलब एंटी हीरो क्यों बना वो क्लियर होना चाहिए, हमारे दर्शकों को वो बात एकदम क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लियर नहीं होगी तो वो जज कैसे होंगे, क्योंकि उसमें हमारे दर्शक जो हैं वो जज है, तो वो जजमेंट अपनी उसकी कैसे करेंगे कि हाँ भैया ये तो, अगर
एंटी हीरो वाले में जा रहा है तो हाँ कोई रीज़न है, वैलिड सॉलिड रीज़न होना चाहिए उसका। हाँ चाहे मुंह से बताओ चाहे दिखाओ, जरूरी नहीं कि हर चीज़ दिखानी है। मुंह से बता के कोई भी रीजनिंग हो, एक रीजनिंग भी काफ़ी होती है, कई बार दो हो तो अच्छा है, अदरवाइज वन रीजनिंग भी इज इनफ। ठीक है। और बताइए। हेलो। हाँ जी बोलिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जैसे कर्मा का जो आपने एग्जाम्पल दिया था, उसमें तीनों जो थे उन्होंने चाहे बहुत कत्ल भी किए, काफी कुछ किया था, लेकिन जब उनकी जो जर्नी रही उस दरमियान, तो जब ऑडियंस को वो पता चला कि इनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है, जैसे रुद्र ले लीजिए, दूसरे जो, तो लोगों को लगा कि ये वाकई ही इनको ये काम करना चाहिए था, करना यानी कि चाहिए। अगर मैं इनकी जगह पे होता तो मैं भी यही करता। हाँ, और वो उसमें जब दिलीप कुमार उनको लेके आ रहे होते हैं, वो खुद जी। पुलिस ऑफिसर होते हैं, तो उनका विरोध भी करते हैं दूसरे पुलिस ऑफिसर। हाँ जी। लेकिन जब हम ऑडियंस देखते हैं कि इन बंदों ने, बेशक ये जेल में थे, मर्डर तक में जेल में थे, लेकिन जो इन्होंने किया वो किस परिस्थिति में किया, किस कारणवश किया, तो हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हाँ दिलीप कुमार की जजमेंट जो थी पुलिस ऑफिसर की वो सही थी। सही थी। रीजन जो था बहुत ही ज्यादा सॉलिड था। बहुत सॉलिड रीजन था। एक की उसी तो के कारण वो उंगलियां हमें काट देते हैं। बिल्कुल। तो ये तो सही है सर, ये तो मतलब चाहे वो उसी में जा रहा है, लेकिन अगर वो उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो उसके पीछे जो रीजन है वो इतना लॉजिकल होना चाहिए कि अगर कोई बंदा इस फिल्म को देख रहा है तो उसे लगना चाहिए कि हाँ यार ये जो कर रहा है इसे ऐसे ही करना चाहिए था। हाँ अगर ये कुछ और करता तो ये पॉजिटिव होते होते भी नेगेटिव हो जाता। हाँ। अब एंटी हीरो खास करके वो हीरो तभी है, एंटी हम हटा दें तो हीरो क्या है, हीरो वो होता है जो कि काम को कर जाता है। और जी। क्योंकि वो करने में कई बार कई दिक्कतें आ सकती है, और हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे बहुत लोग रहे, एंटी हीरो टाइप लोग रहे जिनके बारे में हमें पता नहीं चल पाता। कई बार गवर्नमेंट मशीनरीज में, अब हम तो चलो इसको बहुत शाहरुख खान के कैरेक्टर्स की नज़र से देखें या एक सिनेमैटिक कैरेक्टर्स की नज़र से देखें। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एंटी हीरो का एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। एक व्यापारी थे, एक व्यापारी थे और उनको इनकम टैक्स वाले बहुत ज़्यादा हैरेस कर रहे थे, और उनका पैसा बल्कि इनकम टैक्स वालों को देना था। लेकिन उन्हीं इनकम टैक्स ऑफिसर्स में एक ऑफिसर ऐसा भी था, और मतलब एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स थे, ग्रुप ऑफ पीपल थे, जिनको अपने जो दूसरी टीम कर रही थी उसका उनको पता था कि ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, और उन्होंने मिलके उस व्यापारी को सेव किया। तो एक तरह से वो कानून के तो अगेंस्ट में गए, लेकिन उनको सही लगा कि वो सही कर रहे हैं, क्योंकि वो व्यापारी एकदम क्लीन था, सही था, उसका गलत पैसा मार रहे थे, सारा उसका ड्यू क्लियर था, तब भी उसका पैसा मार रहे थे। तो ये एक तरह का एंटी हीरो है। तो ऐसे बहुत से एंटी हीरो हमारे, अब हमें ये खोजना है कि ऐसे एंटी हीरो, जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल, लेकिन उसको पुश क्या करता है ये भी हमें खोजना है। एक तो समाज में एंटी हीरो की खोज, मैंने एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो वीडियो भेजा था, आप सब ने पता नहीं कितने लोगों ने देखा है नहीं देखा, बड़ा अच्छा मोटिवेशनल उन्होंने स्पीच दी है उस वीडियो में। और मैंने आपसे जो एक बात कही थी वही बात वो भी अपने उस वीडियो में कह रहे हैं कि जो एक्टर है, कि मैं जब काम नहीं करता था, लेकिन उस दौरान जो मैं लोगों को स्टडी कर रहा था, और वो जो स्टडी कर रहा था वो बाद में मेरे एक्टिंग के अंदर काम आई। और यही हमें मनमोहन देसाई की भी मैंने बात सुनी है कि उन्होंने भी ऐसा, और राज कपूर जी ने भी बोला है कि जो आम लाइफ की उन्होंने जो स्टडी करी, इनफैक्ट जॉनी लीवर ने भी ये अपने इंटरव्यू में हाल ही में देखा है, उन्होंने यही कहा कि मैं जब काम करता था पेन बेचने का और पता नहीं क्या क्या मैंने काम किए, उस दौरान जो मैंने लोगों का देखा, तो वो एक आर्टिस्ट आपके अंदर है, एक राइटर आपके अंदर है। अब आप देखो दुनिया में कौन कौन कैसे कैसे लेवल पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनको हम एंटी हीरो की कैटेगरी में रख सकते हैं। और एक और बात है कि आपको पुश क्या चीज़ करेगी, क्या चीज़ आपको धकेलेगी उस काम को करने के लिए।
जैसे सडन डेथ ऑफ योर लव्ड वंस, कि आप किसी से प्यार करते हो बहुत, और ये एक हादसे होते हैं लोगों की लाइफ में, हो जाते हैं कई बार आपने देखा होगा, अभी कुछ सालों पहले एक चला था रेत माफिया का, चला था यूपी में। वो रेत माफिया वालों ने एक इंजीनियर का मर्डर कर दिया था। अब सोचिए, वो इंजीनियर किसी का तो बेटा होगा, वो इंजीनियर किसी का हस्बैंड भी होगा। अब उसके अगर बेटा बड़ा हो जाता है और वो आके अगर बदला ले, और उसमें हो सकता है कि वो गलत, हम कहें किसी का मर्डर करना गलत है, लेकिन वो इस तरह से कर दे कि उस रेत माफिया का मर्डर कर दे गवर्नमेंट से बच के, लेकिन हम ऑडियंस देख रहे हैं, तो हम क्या उसके मर्डर्स को गलत मानेंगे? हम तो सही मानेंगे, सही कर रहा है। तो इस तरह के हमें एग्जाम्पल्स, और पुश क्या कर रही है चीज़ें, अगर अगर बाजीगर में शाहरुख खान उसकी बेटी का मर्डर करता है और उसके फादर को भी लास्ट में मर्डर करता है, तो वो उसको पुश क्या किया? उसको पुश किया कि हमने देखा कि उसके फादर का कैसे डेथ हुई, गरीबी में, दुख में, उसके फादर के साथ उसकी बहन की डेथ हो गई। तो ये जो हमारी सडन डेथ ऑफ आवर लव्ड वंस, ये हमें पुश करते हैं, तो हमें लगता है कि यार अभी तो कुछ है ही नहीं। फिर जैसा वॉल्टर के केस में कि सडन बीमारी आ गई सडन, और वो बीमारी के अंदर वो जाके करने लगा जो उसको करना है। तो ये हमें अब हम जब अपनी लेखनी करेंगे, आप में से सब लोग जो भी अपनी लेखनी करेंगे, तो मैं कहूँगा कि इस पे वर्क करें। अभी हमने एक क्लास करी है, हमने हमारे जो लास्ट एंटी हीरो रहे शाहरुख खान, मेरे ख्याल से उनके बाद तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी ने, शरद कपूर को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एज एन एंटी हीरो, लेकिन फिर वही गड़बड़ हो गई, और शरद कपूर को इतना ज़्यादा इंटेंस कर दिया था कि वो एंटी हीरो से वो विलनस कैटेगरी में चले गए थे। दस्तक फिल्म आई थी उनकी। तो ये चीज़ एज ए राइटर हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं लाइफ के, कि एंटी हीरो वर्क भी करता है। एंटी हीरो को हम सॉफ्ट एंटी हीरो भी बना सकते हैं, और एंटी हीरो को हम कैसे क्रिमिनल कैटेगरी से बचा सकते हैं। और एक चीज़ और, एक रीज़न आपने दे दिया, चलिए मान लिया एक सॉलिड रीज़न आपने दे दिया, लेकिन उस सॉलिड रीज़न के बाद भी कुछ ऐसा होना चाहिए आपकी स्टोरी में कि वो कम बैक करने की कोशिश करे, एक बार नहीं कई बार, कि कई बार अपने लाइफ में वो जो करना शुरू कर दिया था उस व्यक्ति ने, वो करे, खींचे, या कोई और रास्ता ढूंढे। जैसे मान लीजिए मैंने जो रेत माफिया का बताया, हो सकता है उसका इंजीनियर का बड़ा लड़का बड़ा होके या बेटी बड़ी होके चुपके चुपके इनको मर्डर करने लगे, और किसी समय उनको ये भी लगे किसी पॉलिटिशियन से उनकी जान पहचानो, और वो उनको ढाढ़स बांधे कि भैया नहीं तुम मत करो, मैं इनको संभाल लूंगा, या फिर बिना इंटरेक्शन हुए उसको लगे कि ये पॉलिटिशियन ने मुद्दा उठा लिया, फॉर एग्जाम्पल कि वो पॉलिटिशियन कहते हैं नहीं मैं तो भैया अब इनको लेके जाऊंगा अंदर, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, इसने तो इंजीनियर का मर्डर किया था। लेकिन फिर वो पॉलिटिशियन भी उसको लगे कि नहीं यार बेवकूफ़ बना रहा है, खाली वोट बैंक के लिए कर रहा है ये वो, फिर वो दोबारा फिर अपने रास्ते पे निकल पड़े, फिर वो रेत माफिया वालों का मर्डर करना है। तो एक बार नहीं कई बार ऐसी स्थिति होनी चाहिए जो कि वो अपने, जो उसने एक अपनी जर्नी, अपनी जो जर्नी पकड़ ली है कि नहीं भैया मैं तो अब ये जाऊंगा उस जर्नी पे। जैसे हमारा जो हीरो और एंटी हीरो की जर्नी में क्या फर्क है? हीरो की जर्नी में जब वो गोल के लिए निकला, वो एक पॉजिटिव गोल था, ये वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकला, तो उसके बीच में रास्ते आए। यहाँ उल्टा है, यहाँ पे उसने रास्ता अपनाया कानून अपने हाथ में लेने का, या कुछ ऐसा करने का जो कि उसके स्टोरी को हमारे आगे जस्टिफाई करता है, उसको सॉल्व करता है उसके उस चीज़ को। लेकिन यहाँ पर वहाँ पे तो अवरोध होते, यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि सपोर्टिव हो। वहाँ पे तो उसको वापस धक्का होना चाहिए, नहीं तो चला जा, तो इस जर्नी को पूरा नहीं कर सकता। यहाँ पे सपोर्टिंग हाथ आना चाहिए, आजा तेरी तो मैं कर दूंगा, ये अरे अरे ये तो भैया काम ऐसे होने वाला है, अब मेरे को ऐसा नहीं करना पड़ेगा, उसको ऐसा फीलिंग होना चाहिए। लेकिन वो फीलिंग फिर पूरी नहीं होनी चाहिए, फिर उसको और ज़्यादा उसको इंटेंस करेक्टर को कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो सोच रहा था कि जिससे वो पूरा होगा वो तो पूरा हुआ ही नहीं।
ये है। तो आज का आई होप कि सबको अच्छा लगा होगा। मैं ये क्लास लेना नहीं चाह रहा, मैं थका हुआ बहुत हूँ और मैं एक हफ्ते का कम से कम ब्रेक लूँगा, लेकिन क्योंकि मन में बात आ गई थी और आपको बोला हुआ था कि मंडे या ट्यूसडे क्लास होगी, तो मंडे या ट्यूसडे की मेरी क्लास हुई है। अरुण कुमार वर्मा जी यहाँ पर है, इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, ऋतिक ने कंट्रीब्यूशन किया है, अरुण जी ने अपना एक भेज भी दिया है मुझे, जिस पर मुझे थोड़ा वर्क करना है और आगे भी वर्क करना है। आप में से जो भी लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1000 रुपये का है, समझ लीजिए वो तो हमारी ये कैमरा और लैपटॉप वगैरह और इंटरनेट के खर्चे में चीज़ें जाएंगी। कोचिंग का एक अलग मैंने रखा है। वेब सीरीज 6 सीरीज की 6 एपिसोड्स की सीरीज की कोचिंग 12,000 रुपीज़ रखे हैं और मूवी की कोचिंग का 10,000 रुपये रखा है। कोचिंग में क्या होता है, कॉपीराइट आपका है, आप राइटर है, लेकिन मैं सिर्फ आपको कोचिंग करूँगा और 1 ईयर का मैक्सिमम टाइम आपके पास होगा एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। तो आप में से जो भी लोग अगर कोई प्रोजेक्ट सोच रहे हो, तो ये एक छोटी इन्वेस्टमेंट होगी, मेरे हिसाब से ये नहीं है। और लेकिन इसके साथ साथ जैसे उस दिन जो क्वेश्चन आया था लास्ट की, हम बहुत से लोग थे कि अब हम कहाँ अपने उसको करें, स्क्रिप्ट्स को कहाँ लेके जाएं और कहाँ करें। तो एक चीज़ आप और कर सकते हैं जो मैं भी सोच रहा था रात को, लेकिन मेरे तो थोड़े कॉन्टैक्ट है, मैं तो अपने कॉन्टैक्ट्स पे कांटेक्ट करता हूँ और मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, बट वो मेरे कॉन्टैक्ट है, मैं उसके शेयर नहीं कर सकता और वो एक अलग कारण है। लेकिन जैसे मैं आपको अपना बताता हूँ, मेरा जो फर्स्ट काम था वो मेरे को किसी के कॉन्टैक्ट के थ्रू नहीं मिला था। फिल्म राइटर एसोसिएशन की जो डायरेक्टरी आती है, रेड कलर की डायरेक्टरी थी, 2008 की मैंने ली थी। सात 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 में मैं वहाँ गया था, तो 8 की डायरेक्टरी थी ऐसा। वो डायरेक्टरी से मैंने पहले दिन ही जिन लोगों को फ़ोन किया था, और उसके अंदर उस समय काफ़ी अच्छे एग्जैक्ट नंबर्स थे, और आई होप कि अब भी एग्जैक्ट नंबर्स होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद और हाथ में पूरे प्रोजेक्ट होने के बाद ही किसी को कांटेक्ट करिए। तीसरा तभी कांटेक्ट करिए जब आप बॉम्बे में रह के काम कर सकते हैं। आप मतलब बॉम्बे जाने के बाद ही कांटेक्ट करिए, कहीं और से कांटेक्ट करेंगे मेरी है और ले लो, ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं भी कोरोना कम होने के बाद ही, मेरी बात वाइफ से अक्सर होती है कि कोरोना जाएगा तो फिर मैं भी शायद बॉम्बे वापस चला जाऊँगा। लेकिन क्योंकि मैं वहाँ पर रह के काम कर चुका हूँ, मेरे मित्र हैं बॉम्बे में के सर्किट में भी, दिल्ली के सर्किट में भी, तो मैं यहाँ, और मैंने अपने जैसे आपको बताया, पहले बताया कि एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू आपको जनरेट करना है अगर आप काम करना चाहते तो वो डायरेक्टरी से आप काफ़ी, मुझे लगता है अभी भी अगर ऐसी डायरेक्टरी वो अभी भी निकालते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होगी। और आप प्रोजेक्ट्स देखिए, काला चश्मा के काफ़ी सारी शॉर्ट फिल्म्स हैं, वो आप देखिए, डायरेक्टर्स को नोट करिए। आपको एज ए राइटर आपको पिच करना डायरेक्टर को, ये ध्यान रखिए। अगर असिस्ट भी करना चाहते हैं तो डायरेक्टर को ही कांटेक्ट करेंगे। और हाँ, राइटर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है राइटर्स को अच्छा लगे वो आपको अपने पास रख लें, एज एन असिस्टेंट रख लें, वो भी एक अच्छी बात है। उतना करेंगे, धीरे धीरे टाइम लेके चलेगा। या फिर मैंने जैसे कहा, फाइनेंस करिए, अपना फाइनेंस करिए, अपने प्रोजेक्ट्स बनाइए, थोड़ा पैसा 5-10 लाख रुपया डाल दीजिए उसके अंदर, अपना कैमरा सेटअप वगैरह लेके 10-1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके अपना प्रोडक्शन हाउस बनाइए। अपने एरिया के थिएटर करने वाले युवक युवतियों को जोड़िए, थिएटर ग्रुप से जुड़िए, वहाँ से आपको एक्टर्स मिल जाएंगे। लोकेशन आपकी यार दोस्तों के मकानों में कहीं पे मिल ही जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने प्रोजेक्ट्स बना के डाल के देखिए कैसा रहता है। यूट्यूब पे डालेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक मत डालना, अवॉइड करना, साउंड इफेक्ट डालना, बैकग्राउंड म्यूजिक में प्रॉब्लम होती है यूट्यूब पे। अच्छा कंटेंट होता है तो चल भी सकता है आपका कंटेंट, ये है। उसमें आपकी यूट्यूब के अंदर टाइम लगता है, लेकिन अगर अच्छा चला तो मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब पे जब मैंने अपनी फिल्म डाली थी, पहली शॉर्ट फिल्म डाली थी, तो बहुत जल्दी उसके 5,000 से ज़्यादा व्यू हफ्ते भर में हो गए थे। उस समय यूट्यूब पॉपुलर भी नहीं था। उसके अभी एक दूसरी फिल्म है, हॉरर फिल्म है, जैसे हॉरर हो गया और मसालेदार चीज़ें होती है, आप समझ रहे होंगे मेरा मतलब। तो वो यूट्यूब पे आप चलते हैं। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, वो अफ्रीका के किसी देश का है, तो वो बनाते हैं, तो थोड़ा उसमें सेक्सी कंटेंट भी होता है और वो काफ़ी लोग देखते हैं। आई मीन ये ज़रूरत है आई थिंक लोगों की, इसलिए लोग देखते हैं।
लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना जो राइटिंग का जो क्रिएटिव कंटेंट है उसको भी अच्छा, क्योंकि वो तो आज की डेट में इंटरनेट पे वेबसाइट्स है, कहीं भी जाके कोई देख सकता है। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद आपकी स्टोरी में दम है कि नहीं है, आपके कैरेक्टर्स कैसे है कि नहीं है। आप एक एपिसोड बना के चलिए, यूट्यूब के लिए आप बनाते हैं 20-20 मिनट के आप एपिसोड बनाइए, देखिए एक साल में कितना कंटेंट जनरेट होता है। हो सकता है आपको खुद ही मैक्स प्लेयर या वीटीआर, क्या है वो, वीटीएफ जो भी है, वो आपको कांटेक्ट कर ले, नए नए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आपको कांटेक्ट कर ले, और आप प्रोडक्शन में भी उतर जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको प्रोडक्शन भी आ जाएगा। और बहुत सारे प्रोड्यूसर हॉलीवुड के भी राइटिंग का काम भी करते हैं, एक्टर्स बहुत सारे राइटिंग का काम करते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। काम को जब हाथ में लेके करेंगे ना तो चीज़ें कोई मुश्किल नहीं होती। अभी रुकिएगा, कोरोना की स्थिति चली जाए, क्योंकि ये अभी नहीं लग रहा कि ये प्रॉब्लम अभी थोड़ी और रिस्की लग रही है, तो अभी स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए रुकिएगा, क्योंकि अभी तो करना भी बहुत महंगा पड़ेगा। काफ़ी सारे गाइडलाइंस हैं, इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते, दूसरे प्रोडक्शन, बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की ये मीटिंग यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत, थैंक यू। मैं अरुण जी आपको कांटेक्ट करता हूँ करके। हैव ए नाइस डे।